वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे जनाब वेकअप पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सिलसिला जारी था, बात हो रही थी हमारा खबरों के हवाले से, उसके साथ साथ शेफ़ का जो है सिलसिला जारी था। इस वक्त प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनको भी वेलकम करेंगे। बात हो रही थी आज से कुछ दिन पहले जो पेट्रोल की प्राइसेस है उसमें कमी के हवाले से, और बड़ी अजीब बात यह है कि इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहर कराची में बिलखुसूस, वो अपनी बदतरीन हालत में और बदतरीन शक्ल में मौजूद है। बसों का ना होना, किराए का ज़्यादा होना, ये वो तमाम मसाइल हैं जिसके ऊपर इससे पहले भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ इमरान जैदी साहब, जो कि हमारे ये जो पाकिस्तान ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको आज हमने यहाँ पर मौजूद कर रखा है। उनको मैं वेलकम करूँगा और उनसे जो है बात होगी इस सारी सिचुएशन पर, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। जैदी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैदी साहब, सबसे पहले तो बात यही है, अभी कुछ देर पहले मौजूद ज़ेर बहस आ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन की एक तो कमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शहर कराची में, और उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इशू ये कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई वाकई जैसे तैसे, मगर उसके बावजूद किरायों में कमी ना हो सकी। और साथ साथ जो ये बसेस ओनर्स हैं, ये एसोसिएशन है, उन्होंने इधर स्ट्राइक भी डाल दी। अब मसला ये है कि पिछले 3 दिन से एक अजीब सी सूरत हाल इस शहर के अंदर है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, स्कूलों की तो ज़ाहिर है इस वक्त छुट्टियां हैं, बट ये है कि और दीगर तालीमी इदारों में जाने वाले स्टूडेंट, हर तरह का शहरी इससे मुतासिर नज़र आ रहा है। जिम्मेदार कौन है और इसका मुतबादिल क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है। ज़रा इसके ऊपर बात। देखिए, जिम्मेदार तो जो है वो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो ही जिम्मेदार है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो उन्होंने कोशिश की है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो रेड बस और जो है इलेक्ट्रिक बस कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो तादाद में कम है। जो इस वक्त तादाद चाहिए, 2015 में जो है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 19,000 बसेस की ज़रूरत थी, और अब 2026 है, तो इसका मतलब ये है कि 30 से 35,000 बसेस की ज़रूरत है। अब आ जाए बात आप ये मिनी बसेस की, जो है ये 1990 की दिहाई की बसेस हैं। इनको जो है गवर्नमेंट ने एक मौका दिया कि ये शायद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इस तरीके से चला लेंगे, लेकिन ये टोटल जो इनके आदाद व शुमार है वो 2600 बसेस हैं टोटल ये, और 150 बस इसमें वो बड़ी बसें जो होती हैं 1L 4L वो हैं, और इनकी जो है वो खस्ता हालत, इनको मेकअप वेकअप करके लेके आ गए, और फिर इन्होंने जो डिमांड्स इतनी की जिसकी वजह से हम अताब में आए। शहर कराची में एक मोटर कैब रिक्शे की तादाद थी, हाँ, चूँकि उसका जो है वो निज़ाम थोड़ा ख़राब था, कंट्रोल में नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, उसकी वजह से बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन वो एक बेहतर सफरी सहूलत थी, सस्ती सफरी सहूलत थी इनकी ना हो, जी, सस्ती सफरी सहूलत थी, और हर इलाके में, हर एरिए में डोर टू डोर स्टेप था इनका, सब मिल जाता था। अब इनकी जो है वो गवर्नमेंट की भी कोशिश ये थी कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये कामयाब हों और ये बसेस को लेके आएँ। हम भी ये समझते हैं कि उनका अच्छा इक़दाम था, लेकिन आपने 60,000 रिक्शा रजिस्टर्ड किया, उसका पहले आप कोई सिस्टम बना लेते, हमारे साथ बैठ जाते, तो हमें अभी अच्छा लगता है कि हमसे मुशावरत करके, लेकिन हमने फिर भी कुर्बानी दी कानून की बालादस्ती के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए, और इंतज़ामी अमूर जो शहर में कर रहे हैं लोग, उनकी रिट को कायम रखने के लिए हमने अपने लोगों को समझा। साहब, अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि कराची में 25,000 से 30,000 बसों की ज़रूरत है, तो क्या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इतनी सारी बसेस, और हम उसे मैनेज किस तरह करेंगे, इवन ट्रैफिक को किस तरह मैनेज? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हाल बुरा है, लेकिन जो नीड है लोगों को, उसके हिसाब से 25,000 30,000 बसें चाहिए, क्योंकि जब आप बसेस मंगाएंगे तो फिर आपको उसके इंतजामात भी करने पड़ेंगे, लेकिन जो ज़रूरत है इस वक्त लोगों को 25 से 30,000 ट्रैफिक को किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी इतनी कम बसेस पे हमारे ट्रैफिक का निज़ाम इतना बदतर है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं वायलेशन करूँगा। अभी जो ये स्ट्राइक हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी 2 वजूहत हैं, उनके 2 मुद्दे कि जी हम वायलेशन करेंगे लेकिन आप हमें रोको नहीं, अच्छा जी हमें चलान मत दो। ठीक है। अब ट्रैफिक के अंदर एक इनकलाबी निज़ाम जो लेके आए वो DIG ट्रैफिक साहब हैं, हम उनके अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है। हम लोगों को हजम नहीं हो रहा, हम वायलेशन के आदी हैं, ऐसा ही सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हम कोई जुगाड़ कर लेंगे, ऐसा ही ठीक है, नंबर मिटा लेंगे, ऐसे ही। तो निज़ाम में हम जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, जब तक निज़ाम अच्छा नहीं होगा। आप सारे इदारों को पीछे कर दें, एक शख्स तो आपको आगे बढ़कर
वो माहौल देना चाह रहा है, वो ट्रैफिक का निज़ाम देना चाह रहा है, तो आप उसके हाथ क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं? सेफ्टी आएगी, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को मेक श्योर करें। चालान को भी छोड़ें, आए दिन एक्सीडेंट होता है। आप मुझे बताएं एक्सीडेंट में कितनी कमी हुई है? बिल्कुल हुई है, वाज़े तौर पे कमी हुई है, वरना आप एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी की रिपोर्ट उठा लें, आपको वो मिल जाएगा उसमें। क्योंकि मैं हर बार एनालिसिस कमेटी, एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी, उसका मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि जब ये कहते थे कि चिंची हादसे का सबब ही, तो मैं कहता ये रिपोर्ट चेक करें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम जीरो पे हैं, जीरो टॉलरेंस है मोटर कैब रिक्शा, वो हादसे का सबब नहीं है। और मजदा जो है और टैंकर डंपर सबसे ज़्यादा मोटर बाइक इनके होते थे। Exactly. किसी चीज़ को बंद करने का मसले का हल नहीं है, हमारे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है। अब जब हमने इसके ऊपर स्टेप लिया और डीआईजी साहब को अप्रिशिएट किया, तो हमारे अपने लोग हमारे दुश्मन होना शुरू हो गए। इसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये भी तो पता चले, क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए। अब ज़ाहिर है इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा है, तो ये क्या नंबर होगा? कुछ इसका भी फिगर आपके पास है? ये जो इस आपके बिजनेस से, ऑटो से 60,000 जो है हमारे पास अपनी जो हमारी तादाद गिनती है, लेबर फोर्स है, यानी कि 60,000 के करीब। जी, रक्षा हमारे पास 60,000 कराची के अंदर मौजूद था, तो 60,000 जो है लेबर है, और फिर उसके पीछे जो उनसे मुंसलिक उनके लोग हैं, फैमिलीज हैं, पूरे पूरे ख़ानदान है। अगर आप एक रिक्शे को देखें तो एक बंदे के साथ अगर 4 बंदे हैं तो उसमें उसकी तालीम का भी खर्चा वो उसी से उठा रहा है, घर का किराया भी उसी से दे रहा है, और जो उसका रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो भी उसी से पूरी कर रहा है। क्योंकि अब जब से पाबंदी लगी, पूरा 1 साल हमने पाबंदी में गुजारा, और बाद में हमें समझ में आया कि ये पाबंदी असल में हम पे लगी क्यों। अच्छा, ये आम शाहराहों पे ये जो पाबंदी लगाई गई जी, इससे मुत्तफिक हैं, होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन हो रही थी, कंजेशन भी हो रहा था, ये बड़ा प्रॉब्लम था, सीरियस प्रॉब्लम कराची को फेस करना पड़ा था। इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुत्तफिक है, और मैंने जो है कमिश्नर साहब को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को लेटर भी लिखा है, इस हवाले से श्योरिटी भी दी है कि आप जिन शाहराहों पे आपकी बसेस, गवर्नमेंट बसेस, ये 90 की दिहाई की बसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट लिया है, जिस रोड पे नहीं है, आप हमें वहाँ इजाज़त दें, पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो। जिस दिन आप वहाँ अपनी जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का शुरू करेंगे, हम वहाँ से अपने रिक्शे खुद हटा लेंगे, क्योंकि पब्लिक को जो जाने आने की ज़रूरत है उसको हम पूरा करते हैं। 80% हम कराची के अंदर पूरी कर रहे थे, केटर कर रहे हैं, जी कर रहे थे। अभी तो 26 शाहराहों पे हम पे पाबंदी है, लेकिन अभी भी अंदर के जो इलाके हैं उनको हम ही पूरा कर रहे हैं। ना ये मिनी बस वहाँ जा सकती है, और ना ये ग्रीन बस और ये रेड बस वहाँ जा सकती है। तो ये एक ज़रूरत है, ये आप समझ लें शटल के तौर पे यूज़ होती है और पूरी दुनिया में यूज़ होती है, ये पोलो कार्ड जैसी है जी, पूरी दुनिया में यूज़ होती है। यहाँ ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट का फुकदान था, तो ये स्पेस मिला, हमने पूरे शहर में काम शुरू कर दिया, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट थी और ना ये बसेस थी। तो बहैसियत कराची के शहरी मैं इस चीज़ को जो एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी गलतियाँ भी थी, और हमें हमारे लोगों को अब सीखना चाहिए। हमारे लोगों को भी कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उनको, बल्कि मैं तो उनसे हमेशा ये कहता था कि आप मॉडल रोल के तौर पे सामने आओ, कि जब आप पे पाबंदी लगी तो जो हमें SOPs दी थी डीआईजी साहब की तरफ से, उस पर 100% अमल होना था, और आपको बताना था कि हम इतने मुनज़्ज़िम हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये पाबंदी हमसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती। अच्छा इमरान साहब, फेयर के हवाले से एक बात बड़ी चल रही है कि पेट्रोल की जो कीमत है आपको पता है कम हो गई है, लेकिन फेयर्स कम नहीं हो रहे ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, ऑटोज़ के, तो क्या इसमें कमी क्यों नहीं की जा रही? देखिए, इसका एक पूरा प्रॉपर निज़ाम है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मीटिंग बुलाई जाती है तमाम ट्रांसपोर्टर्स की, उसके बाद उनसे सजेशन ली जाती है, फिर वो उसके ऊपर जो भी मुशावरत के बाद तय होता है कैबिनेट से, फिर वो नंबर ऑफ जो फेयर होता है वो सबको दे दिया जाता है। तो अभी पिछले 2-3 सालों से तो फेयर मीटिंग नहीं हुई, मेरी नज़र से नहीं हुई। इसको कौन डिटरमिन करता है? खुद ही आप तय कर लेते हैं कितना किराया होना चाहिए? नहीं, आप सजेशन देते हैं और गवर्नमेंट करती है तय। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एवरेज किराया कितना 20 रुपए से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, इसमें जो है जब लास्ट टाइम किराया हुआ था तो 20 रुपये और 30 रुपये था मोटर कैब रिक्शे का, चिंची का, और मोटर कैब रिक्शे का 20 रुपये 30 रुपये था। इसमें जो है वो फेयर, मीटर फेयर जो होता है, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। वो फेयर मीटर का अलग किराया हुआ था, मीटर के अकॉर्डिंगली चलना ही ज्यादा, लेकिन मीटर किसी पे भी नहीं लगता। 6 लोगों में पूल बनाकर जाते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना ज़ाहिर देन इन देर बड़ा मुश्किल होगा, तो इसका एक एवरेज आउट कर लिया कि 20 से 30 रुपए रखा जाए। 30 रुपये। और मेरे ख्याल से मिनी बसेस का मुझे पता नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम वो भी जो फेयर हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। नहीं, वो तो अपनी मर्जी से चल रहा है ना।
अभी भी बढ़े थे पेट्रोल, अपनी मर्जी से पैसे बढ़े थे, कम अभी किसी ने भी नहीं किया। इवन के हमारे जो मोटर कैब रिक्शा ड्राइवर थे उन्होंने भी नहीं किया। हम उन्हें कहते हैं कि आप वो पैसे लें जिससे, इसमें क्योंकि कंपटीशन है ना, आप जितने कम पैसे लेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा, पैसेंजर ज़्यादा आपकी तरफ आएगा। क्योंकि ट्रैफिक का जो है वो लोगों की जो है वो तादाद इतनी ज़्यादा है और ट्रांसपोर्ट इतनी कम है कि लोग ज़रूरत के तहत पे जो है ना वो लटक के भी जाते हैं, छतों पे भी बैठ के जाते हैं। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये जो स्ट्राइक हुई थी इसमें हमने अपने आप को पेश किया था कि हम जो है जब टेम्परेरी, जब तक ये स्ट्राइक कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनकी किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, क्योंकि वायलेशन सबके लिए कानून एक बराबर है। अभी इनकी कल जो मीटिंग हुई DIG ट्रैफिक से, उस पर भी उन्होंने यही जोर लगाया कि पहले आपने 25 रोड हमारे बंद करा दिए, मजीद 2 रोडों की आपने और ख्वाहिश पैदा कर दी। तो मेरा सवाल ये है कि हम कराची के शहरी होते हुए आपको सारी बातें आपकी मानते और आपके साथ खड़े होते, अगर एक साल में आप ये 3500 बसें हो जाती, 4000 बसेस हो जाती, तो मैं भी कहता है कि ट्रांसपोर्ट काम कर रही है। हमें कहते हैं कि आप मतलब जुम्मा 8 दिन हुआ है आप लोगों को, हम जद्दी पुश्ती ट्रांसपोर्टर हैं, तो हम तो फिर भी जिद्दत लिया है, चिंची मोटरसाइकिल से हम मोटर कैब पे आ गए। आप तो वो 90 की लास्ट जो मजदा बनी है ना, लास्ट जो मैन्युफैक्चर हुई है वो 2003 में हुई है। 2003 से अब 2026 चल रहा है, कोई नई बसेस इनकी नहीं आई। तो आप जिद्दत लाते, आप जद्दी पुश्ती ट्रांसपोर्टर थे, कराची की शहरियों के लिए सहूलत पेश करते, तो हम भी आपके साथ खड़े होते कि आप नई बसेस लेके, आप वही पुरानी बसेस लेके और वही सारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्टली अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ये कि रजिस्ट्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एक मसला है, ऑटो कैब्स के, रिक्शे के, 5 सीटर के रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है। इसका क्या किया जाए? कोई हिसाब किताब है शहर के अंदर कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं? फिर जैसे भी आपने वॉल्यूशन का कहा, तो उनके चालान हो रहे हैं, चालान वैसे भी हो रहे हैं, नंबर प्लेट तो होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अब रजिस्ट्रेशन का अमल जब तक नहीं होगा, कैसे कौन सी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है? आपके हमारे हमारे कंपनी रजिस्टर्ड हुए हुए, एक्साइज से हुए में, सारे हुए में, सब हुए में, नंबर प्लेट भी लगी हुई है, फिटनेस भी मिली हुई है और हमें रूट परमिट भी मिला हुआ है। रूट परमिट की हद तक तो बात सही है। नहीं, देखिए इसका प्रोसेस ये है कि पहले गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप कह रहे हैं आपके पास क्लियरेंस, उसका सर्टिफिकेट मौजूद है? जी जी जी। क्योंकि जब ये पाबंदी लगी थी तो हमें ये बताया गया कि जनाब एक मसला ये भी आया कि इसमें बड़ी तादाद रिक्शों की ऐसी है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ये कैसे एस्टैब्लिश हुई चीज? ये ऐसा हुआ कि AFR पे गाड़ियाँ निकल जाती हैं। अब वो शोरूम से उसने खरीदी, खरीदते ही वो रोड पे ले आया और AFR लगा दिया और जो है वो गाड़ी चला रहा है, जो कि मना है। तो ये मसला है कि उसको इन्होंने देख के कहा कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, AFR पे चला रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन 15 दिन बाद आती है, 20 दिन बाद आती है, महीने बाद आती है, लेकिन उसने गाड़ी रोड पे चलाना शुरू कर दी। ठीक है, तो जो के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जी जी कंप्लीट, जितने भी रिक्शे यहाँ पर हमने विटनेस किया कि नंबर प्लेट की जगह कोई बॉलीवुड के हीरो की तस्वीर जो है वो लगाई भी होती है। अब तो जो है जब से DIG साहब आए, इनकी इंस्ट्रक्शन पे हमने बड़ी नंबर प्लेटें लगाई हैं और आगे और इम्प्लीमेंट हो गई जी, इम्प्लीमेंट जी बिल्कुल, नंबर प्लेट पे 100% इम्प्लीमेंट हमने करवाई। गुफ्तगू जारी रखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक एवरीवन, आपको एक बार फिर खुशामदीद करेंगे वेकअप पाकिस्तान में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने गेस्ट से बात कर रहे थे, इमरान जैदी हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसपोर्ट के हवाले से ही हम बात कर रहे थे, जिस तरह आजकल ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है और यासिर सबसे बड़ा इशू है फेयर में कमी नहीं हो रही। तो सर लास्ट में बस यही जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे टैक्टिक्स हैं कि फेयर में कमी आ सके और कुछ बेहतरी ट्रांसपोर्ट में आ सके कराची की, स्पेशली अगर बात की जाए? क्या एडवाइस करते हैं? बेहतरी लाने के लिए तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट अपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है उसमें सबसे पहले वो बसेस का इजाफा करें और उसके बाद मज़ीद ये बसेस जो हैं वो उन एरियाज़ में नहीं जा सकती जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तबाह हाल है, वहाँ पे ये छोटी बसेस वगैरह जा सकती हैं। तो मैं तो ट्रांसपोर्टर्स को भी यही जो है वो मशवरा दूंगा कि वो जो चाइना की बसेस हैं, छोटी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनको लाया जाए। जी हाँ, तो अगर आप बड़ी बस के पीछे जाएंगे, रेड लाइन जो है ये बस महंगी भी है और इनका जो एक्सपेंस भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है,
तो मैं देख रहा था वो चाइना की एक जो कंपनी है वो योंग टोंग है या ऐसे यूटोंग। कुछ नाम है, उसकी जो है छोटी बसेस भी बहुत अच्छी बनी, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो वो इकोनॉमिकल भी पड़ेंगी और वो मजबूत भी होती हैं यहाँ के रोडों के हवाले से। 32 सीटर्स होती हैं। जी हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो है ये हमारे लोग जो है वो छतों पे बैठ के सफ़र करते हैं, उससे भी बच जाएंगे क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का भी खतरा होता सेफ्टी है। हमेशा जो है जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपने किराए की जहाँ तक बात की, ये इंतज़ाम जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो मीटिंग अरेंज करते हैं, वो इनवाइट करते हैं, वो सब सारे ट्रांसपोर्टर से मशवरा लेते हैं कि उनकी क्या सजेशन है, फिर उसके बाद जब वो कैबिनेट डिसाइड करती है फिर वहाँ से वो किराया जो है वो आता है। वो इनका काम बनता है और इनको हर साल करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हमारे यहाँ अमल दरामद होता नहीं है। साल में कोई 2 साल में 4 साल में हो जाता है, वो भी जब कोई पब्लिक शोर मचाएगी या कोई ऐसा वाकया हो जाए कि कोई किराए के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, तब जाके वो चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें कि आपने इस मसले को कैसे रिजॉल्व करना है। शहर कराची की अगर बात कर ली जाए, जहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो, वहाँ पर जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले भी कि बसेस की जो इंतहाई कमी यहाँ पर है, 30 से 35 हज़ार बसेस की ज़रूरत है। इसको पहले सबसे पहले जैसे भी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया हमारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आपके पास होना चाहिए, फिर रोड नेटवर्क होगा, फिर आप रूट का तयन करेंगे, एग्जैक्टली मैनेज करना है, फिर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर लोग ट्रैफिक के जो लॉज हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली होगा, फिर जाकर आपको ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी। जैसे ये बात हो रही थी, हमारे यहाँ चीज़ें अनप्लान्ड हो रही हैं। आपने शहर के बीच में जो है वो एक मंसूबा शुरू किया जिसकी वजह से पूरे शहर का निज़ाम जो है वो तबाह होकर रह गया। यूनिवर्सिटी रोड पे जो आपका BRT का प्रोजेक्ट है उससे कहीं बेहतर था कि आप वहाँ पे 3 या 4 बसेस जो है वो अच्छी अगर उतार देते तो उसके लिए आपको इतने सारे बखेड़े की ज़रूरत नहीं थी कि जिसमें आपने बिलियंस रुपीस भी ज़ाया किए, पूरे शहर का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया, पूरे शहर का निजाम इस वक्त जो है और मंसूबा शुरू होता है लेकिन वो खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली वो चलता ही रहता है, वो शुरू तो हो गया बट वो कब खत्म होगा किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उसका अल्टरनेटिव जब यहाँ पर है तो सस्ती ट्रांसपोर्ट का उसको भी अगर बंद कर देंगे तो देन फिर ऐसी सूरत हाल होगी। इमरान जैदी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपका इमरान जैदी हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमने इसके ऊपर जो है वो बात की है। शेफ साहब की तरफ जाएं। शेफ की तरफ आएंगे ऑलमोस्ट आई थिंक। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे वेक अप पाकिस्तान में। हमारा ब्रेक पे जाने से पहले जनाब शेफ साहब की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई। इसके अलावा खबरों के हवाले से भी हमारी बात हो रही थी। स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पर बिल्कुल बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए ग्रुप जी के मैच में ईरान और बेल्जियम के दरमियान मुकाबला अच्छा रहा और ये मैच था जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ और ये इसी तरह ड्रॉ हो गया। अच्छा, ये जो शायकीन है उनके लिए बड़ा आप समझ लें कि बोरिंग मैच होता है जिसके अंदर कोई गोल स्कोर ना हो। बट ये कि एक बड़ी हैरान कुन बात है हमारा कि बेल्जियम की जो साइड है ना, जो टीम है, ये फुटबॉल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेइंग नेशन है बेल्जियम, यानी कि एक ज़माने में ये वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे हैं। आई डोंट नो इस वक्त इनकी करंट रैंकिंग क्या है, बट ये कि बिल्कुल उस कैलिबर की टीम है जैसी फ्रांस है, अर्जेंटीना है, जिस तरह से और दीगर टीम्स हैं, जर्मनी है, ये उस स्केल की टीम है। और ऑन दी अदर हैंड ईरान की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे पहले कि ये कि आपको सबको यकीनन इल्म में होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अमेरिका का और ईरान का, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अगर किसी टीम को प्रॉब्लम हुई ना वो ईरान की टीम को हुई। एक तो सबसे पहले ट्रैवलिंग का इशू, फिर दूसरी कि उनके ऊपर कंडीशंस बहुत सारी लगी हुई हैं, प्लेयर्स जो है वो फ्रीली मूव अराउंड नहीं कर सकते, प्लस ये कि यहाँ से उनको इमीडिएटली मैच खेलने के बाद ट्रैवल करके मैक्सिको जाना पड़ता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ये कि जो वेदर कंडीशंस है वो बड़ी चैलेंजिंग है वहाँ पर इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बावजूद अगर ईरान ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि बेल्जियम जैसी टीम को अगर उन्होंने 0 खिला दिया तो इसका मतलब है कि फिर ये बड़ा आगे जाके कंपटीशन जो है ना इंटरेस्टिंग होने वाला है। टफ टाइम देने वाली है ईरान की टीम। और यहाँ से जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है ना तो एक मैच का सबसे ज़्यादा शायकीन को इंतज़ार होता है, वो होता है रोनाल्डो वर्सेस मेसी। और वो चाहते हैं कि ये दोनों आमने सामने हो और इस पर बड़ी सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। अभी कुछ दिन कबल जो एक मैच हुआ था जिसमें फाउल किया गया था मेसी की जानिब से और उनको रेड कार्ड नहीं दिखाया गया, तो इस पर शायकीन ने ये कंसर्न जाहिर किया है कि ये जानकर किया गया है, उनको रेड कार्ड नहीं दिखाया गया क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये मैच हो और ये टाकरा शायकीन को देखने में आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेड
मैच होता है Exactly. जब रोनाल्डो और मेसी आमने सामने अच्छा, होते सिंस हैं। वी आर बोथ मेसी फैन, तो बात ये है कि ये बड़ी अनफेयर सी बात साउंड करती है। उसकी वजह क्या है कि लियो मेसी जो हैं वो जितना भी उनका करियर रहा है, जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने खेली है, कम ही वो फाउल प्ले करते हुए नजर आते हैं और बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि जिसको देखकर लिटरली कहा जा सकता है कि वो रेड कार्ड डिजर्व करते थे। अब आई डोंट नो, ये मैच मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली। लोग कहेंगे कि मेसी की मोहब्बत में कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ हमारा, कि कभी भी उनको ऐसे फाउल प्ले करते हुए नहीं देखा गया कि जहां वो स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करके ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका प्लेइंग स्टाइल नहीं है मुझसे, क्योंकि वो एक स्ट्राइकर हैं। स्ट्राइकर जिस तरह की वो फुटबॉल खेलता है, वो यकीनन फुटबॉल लवर्स हमसे ज़्यादा समझते होंगे। बट ये कि ये उनका स्टाइल नहीं है। हाँ, अगर वो कोई डिफेंडर होते तो इस तरह का जो है वो उनका एटीट्यूड हो सकता था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा जो सिनेरियो था। बट यू आर वेरी राइट कि एक तो पूरी जैसे क्रिकेटिंग जो फर्टिनिटी है उसके अंदर एक जमाना हुआ करता था, लॉन्ग बैक के पाकिस्तान और इंडिया का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। अब तक होता है यार, वो तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं, अब हमारा आई एम वेरी सॉरी कि अब ये बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन लोगों को अभी इंतजार होता है। एग्जैक्टली, वो लोगों को एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई होती थी, मैं इसको कहता हूं कि होती थी। अब हमें पता है कि हमने हार जाना है। ये कंप्लीटली वन साइडेड मैचअप हो गया। चाहे विमेंस क्रिकेट की तरफ भी आता हूं जरा, हमारा उसकी भी बात करना जरूरी है कि अपना जो आपने मैच और तीसरा कंसेक्टिव मैच जो हारा है बांग्लादेश से, तो ये जरा इसके ऊपर बात हो जाए परफॉर्मेंस और कोचिंग के हवाले से। एग्जैक्टली, उस पर भी बात करते हैं। पहले जरा इस रोनाल्डो मेसी को कर लेते हैं। तो ये वो फुटबॉल के जो दो बड़े प्लेयर्स हैं, जब ये आमने सामने होते हैं तो बड़ी कमाल की फुटबॉल देखने को मिलती है। और आपको याद होगा कि जो लास्ट कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसका जो फाइनल था बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। उसकी वजह भी यही थी कि जो टॉप नॉच खिलाड़ी थे, एक म्बाप्पे जो हैं फ्रांस के फुटबॉलर हैं, वो देन लियो मेसी का जो मुकाबला था वो हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। क्योंकि ऐसा मैच जो है वो बहुत कम ऐसा हुआ है। एक ज़माना होता था फुटबॉल में, बड़े बड़े नाम होते थे, लेजेंड पहले खेला करते थे या वो, लेकिन वो डोमिनेट करते हुए नजर आते थे। डियागो मैराडोना और इस तरह के, रूडी वुलर जर्मनी के, इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। और बाटो बाजियो इटाली के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। तो उसके बाद ये जो है वो राइवलरी जो है वो बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। यानी ये दो फैन बेसेस हैं सेपरेट, एक के अंदर रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग है, एक तरफ मेसी की फैन फॉलोइंग है। तो कहा जाता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेसी को फॉलो करते हैं और एक वो जो रोनाल्डो को उनमें से है जो मेसी को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, और मेसी का जो इस बार का जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो मुझे लगा, जिसमें मेसी ने हैट्रिक बनाई थी नाइजीरिया के खिलाफ, उसके बाद बिल्कुल नाइजीरिया के खिलाफ, और उसके बाद से ये बात की जा रही थी कि मेसी की एज है 39, लेकिन जो उनकी फिटनेस है वो यंग खिलाड़ियों से भी ज़्यादा है। जिस तरह उन्होंने हैट्रिक की थी, वो परफॉर्मेंस, वो मैच काफ़ी पसंद किया गया और लोगों ने उसके बारे में बहुत बात की है कि फिटनेस हो तो मेसी जैसी हो। अच्छा, आई टेल यू, अब ये नहीं कि वन साइडेड ओपिनियन देंगे कि मेसी अगर हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो ऑन द अदर हैंड रोनाल्डो की भी फिटनेस आउटस्टैंडिंग। और इस एज में ही इज आल्सो अराउंड 39 मेरे ख्याल में हो गए हैं या होने वाले हैं, बट स्टिल उनकी जो फिटनेस है कमाल की है। और रोल मॉडल हैं यंगस्टर्स के लिए दोनों खिलाड़ी खास तौर पे। और फिटनेस के हवाले से जैसे भी बात हो रही थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, इस वक्त अल नसर उनका फुटबॉल क्लब है, सऊदी लीग के अंदर वो एक्सपोजर ले रहे हैं। जब से उन्होंने ज्वाइन की है वो लाइमलाइट में है और ही इज मेकिंग सम सीरियस मनी आउट ऑफ इट। और अब यकीन करें कि इतने इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, मैं उनकी कैलकुलेशन देख रहा था कि अब वो बताएंगे अगले प्रोग्राम में जरूर, इसके ऊपर मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन बताऊंगा अर्निंग्स कैसी हैं। एग्जैक्टली, तो ये पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं और ये इस वक्त टॉप नॉच खिलाड़ी हैं। और ये भी याद रखिए कि ये मोस्ट लाइकली इन दोनों अजीम खिलाड़ियों का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, जिसके बाद जो है वो फिर आगे इनको एक्शन में आप कम से कम जो है वो इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर वर्ल्ड कप में जो है वो नहीं देख पाएंगे। अच्छा, ऐसे फिटनेस की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स की, इवन हमने कुछ इंडियन प्लेयर्स में फिटनेस देखी है, लेकिन उस लेवल की फिटनेस हमारे प्लेयर्स में नजर क्यों नहीं आती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हमारा कुछ देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे विमेंस क्रिकेट के हवाले से, और खास तौर पे ये जो वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। आप यकीन करें कि विजडन हो और दीगर इंटरनेशनल वेबसाइट्स हों और जरीदे हों, वो सब इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे जो क्रिकेटिंग पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ की मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग स्टाफ है, उन सबको इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इतनी हैफ्टी क्रिटिसिज्म हो रही है
कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और वजह क्या है? ये पुअर परफॉर्मेंसेस। मेंस क्रिकेट टीम के अंदर आप देख लें, पुअर परफॉर्मेंसेस, मैचेस आफ्टर मैचेस, सीरीज आफ्टर सीरीज, आप हारते जा रहे हैं, कोई इसके लिए अकाउंट फॉर नहीं है। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए क्रिटिकल चीज है। और वुमेन्स क्रिकेट के अंदर इस वक्त वर्स्ट प्लेइंग 11 आपको वुमेन्स क्रिकेट में नजर आ रही है, और वर्स्ट कोचिंग जो स्टाफ है वो भी आपको नजर आ रहा है। जैसे और वो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपकी परफॉर्मेंस किस और तरह आप से ये है। देखिए कि अभी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, रात को कहीं पे लंच या डिनर कर रहे थे, तस्वीरें उसकी आप देखें कि ये हारी हुई टीम है जो वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी, और वहां पर दे आर हैविंग अ बॉल। और लोग हैरान है कि ये आपके पास कोई परेशानी आपके चेहरे से नजर आए, आप लोग तो वहां पे अजीब आपकी सिचुएशन है। अच्छा, मतलब इसके ऊपर क्या बात की जाए? ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते चले। गो अहेड प्लीज। आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियों से मुतालिक एक पेशरफ्त के तहत कोर मेंबर अंजुम जमान ऐवान ने एक वीडियो पैगाम में तंजीमी सरगर्मियों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुख्तलिफ नारों और तहरीकों के जरिए गुमराह किया जा रहा है और सियासी रास्ते अपनाने चाहिए। उन्होंने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि तहरीक के बाज़ रुखों ने पुरअमन जदोजहद के बजाय इंतशार की तरफ रास्ता अख्तियार किया, जिससे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँच सकता है। जी सुनाइएगा जरा, क्या कह रहे हैं? मैं कलदम जॉइंट अवामी एक्शन अंजुम ज़मान ऐवान कोर मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हैसियत से मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपको जिन अलहदगी और खुदमुख्तारी के नारों पर उकसाया जा रहा है, इनके पीछे कुछ अनासर की पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के हाथों ये रुमाली और पस पर्दा डील हैं। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख बदल कर आपको जो कानूनी शिकनी पर मजबूर किया गया, इसका नुकसान सिर्फ आपके मुस्तकबिल को पहुँचा है। मैं कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तबाहकुन सियासत से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि किसी ऐसे गिरोह का ऐसा न बने जो अपने अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा रखता हो। तो ये आपने स्टेटमेंट इनकी सुनी है, ये आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। और ये जो कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके हवाले से बात कर रहे थे। बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इस पूरी एजिटेशन में पार्ट ले रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं। और वो देख रहे हैं आप, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी दिखाया जा रहा है। जो फ़ोन कॉल्स ट्रेस हो रही हैं, जो व्हाट्सएप मैसेजिंग ट्रेस हुई है, ख़ास तौर पे ये स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और ये जो ख़ास तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। आगे मूविंग फॉरवर्ड जो है इंतखाबात का प्रोसेस है, जो इससे पहले हमेशा बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है और बड़े ही पीसफुल लोग हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये जो खास तौर पे मैं बार बार इसका तस्करा कर रहा हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, जिसका भी ये साहब जो है वो बता भी रहे थे कि वहाँ पे लोगों को खास तौर पे वो किया जा रहा है, खास तौर पे इस तरह के स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं या इस तरह के बयान व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एजिटेशन फैल रही है और अथॉरिटीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना जो है वो क्रिटिकल होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जब कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं, जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई। तो बिल्कुल, हम और उम्मीद इसका करते हैं कि मामला सच हो। जी। और इसका असर वो यही कह रहे हैं कि यंगस्टर्स पे सबसे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर, जिस तरह की सिचुएशन है, और उसका असर बिल्कुल यंगस्टर्स पर हो रहा है, जिस तरह उन्होंने एक चीज़ और हमारा इसमें हाईलाइट करते हैं, वो ये कि इसके लिए जो टूल है वो हमेशा से इस तरह की जो सिचुएशंस इमर्ज होती हैं उसमें सोशल मीडिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखिए, यंगस्टर्स को एड्रेस कर रहा हूँ खास तौर पे, कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मोहतात रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको समझ में ना रही हों, आपका पॉलिटिकल क्योंकि उस तरह की आपकी सोच नहीं है, विजडम नहीं है, और नहीं हो सकता, सारे एज के साथ चीज़ डेवलप होती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्लोट की जाती है, हम तक भी बहुत सारी चीज़ें पहुँचती हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं। अगर आप इसकी इंक्वायरी करें, इसकी तहकीक करें, कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से खबर आप तक पहुँचती है, तो पहले कोई स्टैंड लेने से पहले या उसको आगे फ्लोट करने से पहले एक दफ़ा उसकी कंफर्मेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब इस तरह की जब सिचुएशन होती है, इमर्ज होती है, तो बहुत तेज़ी से पैनिक फैल जाता है। और इस वक्त सोशल मीडिया ख़ास तौर पे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मामला है वो हाथ से निकलता जा रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी अगर इस तरह की स्टेटमेंट आप तक आती है, कोई खबर आती है,
वो अभी सर्वे भी कंडक्ट उसको हो रहा था verify करना व्हाट्सएप के ज़रूरी है, ऊपर, definitely। तो उसके अंदर ये बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल आपके यहाँ सिचुएशन है क्या व्हाट्सएप की वजह से खराब हो रही है। ये अभी सर्वे रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूरिंग द ब्रेक ये सर्वे जब मैं देख रहा था उसमें ये चीज़ पूछी जा रही है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से पैनिक हो रहा है। जी बिल्कुल हमारा ठीक है यासिर। अच्छा, थोड़ा हमारे पास वक्त अगर है Please, तो हम बात जिस कर रहे तरह हैं। सेगमेंट के आखिर में हमेशा हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले हेल्थ से। के हवाले से तो बात जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मॉनसून आने वाला है आने Yes। वाले वक्त में, और बारिशों का भी कहा जा रहा है, और उस बारिश के मौसम में हम ये देखते हैं कि स्ट्रीट फूड जो लोग कंज्यूम करते हैं हमारा उससे क्या जो important topic आपने इन्फेक्शन touch और कर जो दिया। वायरस हमें लगता है, हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो कितना बढ़ सकता है। यासिर, जिस तरह अभी कुछ अरसे पहले एक केस इस तरह से सामने आया था कि बारिश के दिनों में हम जो रोड पे कंज्यूम करते हैं, स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं, उससे जो इन्फेक्शन होता है वो आपके लिवर पे फौरी असर Exactly, करता है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारा। इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए मॉनसून में? ये आपने एक ऐसा टॉपिक टच कर दिया है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में अगर बात करना आप शुरू कर दें ना तो एक और प्रोग्राम बिल्कुल। इसमें जो है वो पर खत्म हो shortly जाएगा। थोड़ा सा बात बट करते ये हैं। आपने बिल्कुल ठीक जी। कहा कि सिर्फ मॉनसून से पहले नहीं, बरसात के मौसम में नहीं, वैसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बट यू वेरी राइटली सेड कि बरसात के अंदर खास तौर पे हमारे यहाँ जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, हम वेरी सॉरी, हम भी उसमें Fried पार्ट food, डालते हैं हाँ। अपना, कि हम रिपोर्ट्स बना के चलाते हैं कि जी बारिश में ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लोग ये खा रहे हैं। अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो चुका है, ख़ास तौर पे स्ट्रीट फूड के हवाले से। बिल्कुल इसकी कोई बिल्कुल। जगह नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को जो है फॉर ग्रांटेड लें या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। शी इज़ वेरी राइट कि आपने इसको अवॉइड करना है। वक्त हमारे पास हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। स्टॉक हमारे की खबर ले लेते हैं। नुमाइंदे मौजूद हैं। स्टॉक की सरफराज जो अली पोजीशन हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जैक्टली। सरफराज अली, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरफराज, कैन यू हियर अस? सरफराज, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सरफराज, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? ऑलराइट, चलें, हो सकता है कि वॉइस जो है हमारी उन तक ना जा रही हो क्योंकि वक्त खत्म हो वक्त गया है। खत्म हो चुका लेकिन है। आपको स्टॉक के बारे में बताएंगे कि ये जो न्यूज़ है इसको मार्केट हमेशा वेलकम करती है, खासतौर पे ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान और अमेरिका की जो डील है, ये न्यूज़ बाय द टाइम जैसे ही सरफेस हुई थी कि ये एग्रीमेंट होने जा रहा है, मार्केट ट्रिगर कर गई थी। एंड आई एम वेरी श्योर, अभी तक मैंने मार्केट नहीं देखी बट आई एम वेरी श्योर कि मार्केट पॉजिटिव नोट के ऊपर स्टार्ट होगी और आज मार्केट में बड़ी तेजी से रिकवरी आएगी और बाइंग ही मार्केट में प्रिवेल करेगी और होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट definitely। ट्रिगर न्यूज़ मार्केट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा बिल्कुल। रखते हैं तो दिस इज वेरी राइट टाइम एंड वेरी हाई टाइम कि आप बाय में अपनी पोजीशन मेंटेन करें। बिल्कुल ठीक है यासिर, हमने मोस्टली अच्छे टॉपिक्स पे बात कर ली आज के Exactly। सेगमेंट में, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो हम तक मौसूल हो रही हैं और हम उन पर बात भी करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो हेल्थ के रिलेटेड, आप हमें बिल्कुल वो सेंड कर सकते हैं, चाहे वो रेसिपीज़ के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, या Exactly। कोई और टॉपिक आप हमारे तक पहुंचाना चाहें, आप बिल्कुल क्वेरीज हमें भेज सकते हैं और हम उस पर बात भी करेंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। Exactly। कल और आपसे मुलाकात होगी, कल अपना फिर बहुत ख्याल मुलाकात रखिए। होगी, रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह निगहबान। हाफिज़।